Hi students, we are going to start with rotational motion. Today the section will be based on combined translational and rotational motion. मतलब एक बॉडी है जो चल रही है, the center of mass is moving with a velocity vcm and ये बॉडी घूम रहा भी है with an angular speed ओमेगा. So हम देख सकते हैं this is combined translation, आगे बढ़ रहा है and ये बॉडी घूम रहा भी है with an angular velocity ओमेगा. So this is combined translation and rotational motion. क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ, दो बॉडीज हैं, एक इज इन प्योर ट्रांसलेशन. तो अगर बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में है तो हम सिर्फ कहेंगे वो आगे स्लाइड कर रहा है विद द सेम वेलोसिटी या सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास अगर आगे बढ़ रहा है वीसीएम से तो पूरा बॉडी आगे बढ़ रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वीसीएम. हर एक पॉइंट आगे बढ़ेगा विद द वेलोसिटी वीसीएम व्हिच इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. इसको कहते हैं प्योर ट्रांसलेशन. अच्छा, प्लस क्या ना इसे प्योर रोटेशन भी है. प्योर रोटेशन मतलब आपने सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पर पकड़ लिया और इस बॉडी को सिर्फ घुमा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. So they all, I can say that these all points which are there on the rim, they will move in circular motion, and circular motion का velocity कितना होता है बच्चा, r omega, where r is the radius. So this point will have r omega, tangential, 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 tangential r omega. But हम लोग यहाँ पर ना तो pure translation पढ़ रहे हैं ना तो pure rotation पढ़ रहे हैं. We are understanding a combination of pure translation and pure rotation. तो हम लोग यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन हम लोग बनाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है. ओके, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी कैसे रहेगा. तो वी आर डूइंग अ कॉम्बिनेशन. कैन आई से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बिकम वीसीएम. इस पॉइंट के पास कितने वेलोसिटीज रहेंगे. कैन आई से वीसीएम तो होगा ही, सेंटर ऑफ मास के कारण है. ओके, एंड देयर विल बी अनदर वेलोसिटी व्हिच इज r ओमेगा इन द सेम डायरेक्शन. सो देयर विल बी वीसीएम and there is r omega also in the same direction. दिख रहा है. अच्छा, इस पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है. इस पॉइंट के बारे में ये ख्याल है कि VCM आगे है and r omega is backward. yes or no. अच्छा, इस पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है. इस पॉइंट के बारे में ये ख्याल है कि VCM इधर है and r omega is down. इस पॉइंट के बारे में VCM आगे है बिकॉज सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है तो पूरा बॉडी आगे जाएगा एंड r ओमेगा इज टैंजेंशियल. बोलिए. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ प्योर रोलिंग मोशन. अब थोड़ी देर हम पहले हमने पढ़ा था प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन का कॉम्बिनेशन. तो हमने क्या पढ़ा था कि एक बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है विद वेलोसिटी वीसीएम एंड उसी का सेंटर पूरी बॉडी घूम रही है विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा. तो बॉडी आगे चल रही भी है और बॉडी घूम रही भी है विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा. हमने और एक चीज पढ़ा था कि टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी रहेगा वीसीएम प्लस आर ओमेगा. बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा वीसीएम माइनस आर ओमेगा. और इन दोनों पॉइंट के बारे में भी हमने पढ़ा था. इन पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है कि VCM इस तरफ था एंड r ओमेगा वाज दिस वे. सिमिलरली इस पॉइंट के बारे में VCM इधर था एंड r ओमेगा वाज डाउन. प्योर रोलिंग मोशन क्या होता है. अच्छा, हमको मालूम है ये जो व्हील है, डिस्क है, रिंग है, ये किस पर रोल करेगा. ये ग्राउंड पर रोल करेगा. प्योर रोलिंग मोशन मीन्स the velocity on the of the ground and the velocity of point of contact should be the same. इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट का जो वेलोसिटी है और ये पॉइंट का वेलोसिटी दोनों सेम होना चाहिए. इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए. So can I say relative motion between the point of contact and the surface should become zero. रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए मतलब इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी should be the same.
And this is the condition of pure rolling. A body will said to be in pure rolling when the velocity of the point of contact and the surface on it will be the same, or the relative velocity will become equal to 0. So can I say velocity at point P and velocity of point G should be the same? ये ground है, ये point P है. अच्छा, हमको मालूम है velocity of point P हमने अभी पढ़ा है, is VCM minus R omega, vectors in opposite direction will subtract. And बेटा velocity of ground कितना है? वो तो 0 ही है. So can I say Vp will become equal to Vg? What is Vp? VCM minus R omega will become equal to Vg, which is equal to 0. So VCM will become equal to R omega. This is a very, very important condition of pure rolling on surface at rest. मतलब अगर एक व्हील, डिस्क, hollow sphere, solid sphere ground पे रोल कर रहा है, so the velocity of the point of contact should always be equal to R omega. VCM should become equal to R omega. What is VCM? Velocity of center of mass. What is R? Radius. What is omega? Angular speed. ये चीज हमको ध्यान में रखना है. अब हम लोग इसका और एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन VCM is equal to R omega. यही बॉडी है, ये VCM है, ये ओमेगा है. हमको मालूम है टॉप मोस्ट पॉइंट पे VCM and R omega they are in same direction, but VCM is equal to R omega. So ये velocity at this point will become 2 VCM or 2 R omega. You know, VCM plus VCM or R omega plus R omega is going to become 2 VCM or 2 R omega. Can anyone tell me what is the velocity at the bottommost point? Velocity at the bottommost point should become equal to what? 0. Okay? Yes or no? Okay. इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या रहेगा? इस पॉइंट का वेलोसिटी VCM आगे है, R omega नीचे है, but R omega is equal to VCM, तो VCM and VCM will become root 2 VCM, so the velocity at this point will become under root 2 VCM. अच्छा, ये पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है? ये पॉइंट के बारे में VCM इधर है, R omega इधर है, but VCM is equal to R omega, so VCM and VCM will become root 2 VCM. So always remember that प्योर रोलिंग का कंडीशन जब भी आएगा, इसका वेलोसिटी 0 रहेगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी रहेगा 2 VCM, इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो जाएगा VCM, इस पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा रूट 2 VCM, okay, which is making 45 degrees with the horizontal because you should know it, and this is root 2 VCM. Root 2 VCM, this is also making how many degrees बेटा? 45 degrees, because ये VCM VCM सेम है ना, तो ये परपेंडिकुलर आएगा बीच में. Getting it? अब हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं. हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. ओके, रोलिंग मोशन का मतलब क्या था? आगे बॉडी थी VCM, सेंटर ऑफ मास से आगे बढ़ रही थी, ओमेगा से पूरी बॉडी घूम रही थी. सो कैन आई से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी will become kinetic energy translation plus kinetic energy rotation. What is kinetic energy translation? Half m VCM the whole square. And what is kinetic energy rotation? Half I omega square. और हमको मालूम है प्योर रोलिंग कब कहलाएगा? प्योर रोलिंग तब कहलाएगा when VCM will become equal to R omega. So can I say this as half m VCM the whole square plus half I. अच्छा, I को लिख सकते हैं बेटा m k square, where k stand for radius of gyration, and omega को लिख सकते हैं VCM by R whole square. Can I say half m VCM the whole square is common? This will be 1 plus k square by R square. This is kinetic energy of what, sir? Rolling body. ये चीज हमेशा हमको याद रखना है. That kinetic energy of a rolling body will always be half m VCM the whole square 1 plus k square by R square. अच्छा, what is k square by R square? K square by R square is the coefficient of moment of inertia about that axis of rotation. जैसे रिंग के बारे में हम बात करेंगे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर, तो रिंग का k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर क्या रहेगा बेटा? 1 mr square. डिस्क का about the center it is half
solid sphere 2/5, hollow sphere 2/3, solid cylinder is like a disc only, it will be half, hollow cylinder it will become what sir, 1. तो k square by r square क्या है उसका कोएफिशिएंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोएफिशिएंट अबाउट एन एक्सिस पासिंग ओके थ्रू द सेंटर, थ्रू द tangent to tangent perpendicular to plane, tangent parallel to plane, वो हमको देखना पड़ेगा. And उसी के हिसाब से if I put these numbers over here, I will get kinetic energy of that rolling body. Example, kinetic energy rolling अगर हमको find करना है तो यहाँ पर हम लोग 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 2 कैंसिल हो गया तो it will become half mvcm the whole square का डबल हो जाएगा mvcm the whole square. देखिए 1 + 1 2 ये कैंसिल हो गया. यहाँ पर 1 + half is 3/2, 3/2 and half will become 3/4 तो 3/4 mvcm the whole square. Okay, 2/5 will become 7/5 plus into half will become 7/10 mvcm the whole square. ऐसे कर करके आप सबका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी निकाल सकते हो, चाहे रिंग हो, डिस्क हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, हॉलो सिलेंडर हो. Yes or no? So this is pure rolling. अब हम और आगे बढ़ते हैं. We'll do pure rolling on inclined plane. तो इसके बारे में हमको फॉर्मूलेज याद करना है. तो इंक्लाइन प्लेन में क्या हो रहा है, देखिए एक इंक्लाइन प्लेन है, उसका हाइट इज h, एंगल इज थीटा एंड दिस वैल्यू इज s. और एक बॉडी नीचे जा रहा है. अच्छा कौन नीचे लेकर आएगा बेटा, यू नो mg sin theta is going to act always from the center which will bring him down. अच्छा इस फोर्स के कारण बेटा ये नीचे स्लाइड होगा, बराबर है क्या, बट हमको तो रोल कराना है. रोल के लिए क्या होना चाहिए, VCM भी होना चाहिए और ओमेगा भी होना चाहिए. ओमेगा मतलब कोई घुमाएगा इसको. कौन घुमाएगा इसको, अबाउट द सेंटर, बिकॉज इसका मोमेंट अबाउट द सेंटर इज 0. आप देख सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द सेंटर इज नॉट देयर. सो दिस mg sin theta will only provide velocity. Omega will be provided by the friction which is always acting upwards, because this force into perpendicular distance is always going to produce a torque this way. एंड ये टॉर्क ऐसे जो प्रोवाइड करेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क जब ऐसे प्रोवाइड करेगा तो उसके कारण ये ओमेगा से घूमने लगेगा. आप देख सकते हो. तो ऑलवेज रिमेंबर ऑन एन इंक्लाइन प्लेन वेदर द बॉडी इज कमिंग डाउन और गोइंग अप, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपवर्ड. एंड ये फ्रिक्शन कौन सा रहेगा, ये ऑलवेज स्टैटिक फ्रिक्शन है, बिकॉज दिस पॉइंट ऑलवेज हैज टू रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस. अभी थोड़ी देर पहले प्योर रोलिंग की कंडीशन पढ़ाया था हमने. ओके अगर ये पॉइंट स्लाइड हो रहा है, ये घसरते हुए जा रहा है तो नहीं होगा प्योर रोलिंग. प्योर रोलिंग का कंडीशन दैट दिस पॉइंट शुड ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट. सो इफ दिस पॉइंट इज ऑलवेज रिमेनिंग एट रेस्ट, दिस विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन. मे बी इट मे बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और इट विल बी एडजस्टेबल. आपको पता है ना सेल्फ एडजस्टिंग हो सकता है, या तो मैक्सिमम कब तक जा सकता है, मैक्सिमम μs n तक जा सकता है, n will become equal to mg cos theta. तो ऑलवेज रिमेंबर फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपवर्ड. Yes or no? And हर एक मोमेंट पर v and omega should be the same. Yes or no? ठीक है बेटा, शुरू करते हैं हम लोग इक्वेशंस. Can I say mg sin theta is down minus f is equal to ma. Laws of motion के इक्वेशंस. F net is ma, where a will be the acceleration in the start. This is acceleration. ACM लिख सकते हैं इसको, ACM. अच्छा टॉर्क अबाउट द सेंटर, व्हाट इज द टॉर्क अबाउट द सेंटर? कैन आई से mg sin theta का टॉर्क अबाउट द सेंटर इज 0 बिकॉज़ इट इज ऑन द सेंटर. कैन आई से f into r is the torque due to friction which will become equal to I into alpha. Yes or no बेटा? अच्छा इसको और लिख सकते हैं हम लोग, क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं. f को लिख सकते हैं क्या
एफ इंटू आर, आई को लिख सकते हैं बच्चा एम के स्क्वायर अल्फा, सेकेंड इक्वेशन। अच्छा हमको मालूम है प्योर रोलिंग का कंडीशन था VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब आप मुझे सोच कर बताइए कि क्या वेलोसिटी एवरी मोमेंट पर कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? आप देखेंगे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड सिंस टॉर्क भी लग रहा है सो ओमेगा इज आल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कैन आई टेक डेरिवेटिव ऑफ बोथ ऑफ देम, सो dVCM by dt is equal to r d omega by dt. This will be ACM will become equal to r alpha, third equation. तो पहला इक्वेशन क्या मिला, F net is ma, mg sin theta minus F is ma, where a will be the acceleration of center of mass. Second equation is tau is equal to F into r which is I into alpha, where I is mk square alpha. और हमको पता है कि VCM is r omega is the condition for pure rolling, but यहाँ पर V at every moment is changing because force act कर रहा है, and omega at every moment is changing because torque act कर रहा है. So डेरिवेटिव ले सकते हैं, ACM will become equal to r alpha. तो पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, तीसरा इक्वेशन ये. जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो वी आर इंटरेस्टेड इन सम important equations which we learn. सबसे पहले acceleration of the center of mass, that is ACM या A लिखता हो, will become g sin theta 1 plus k square by r square. ये वो जब इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब इक्वेशंस मिलेंगे. Getting it? Second equation, F, the friction force which is acting, will become mg sin theta upon 1 plus r square by k square. K square by r square नहीं, r square by k square उल्टा है. This is the friction acting, adjustable value. Maximum value नहीं है static friction का ये. This is the force of friction acting. Similarly, if I solve for mu s is the coefficient of static friction. Is tan theta 1 plus r square by k square, and this is mu s minimum. मतलब इतना तो फ्रिक्शन होना ही मांगता है. अगर इतना फ्रिक्शन ना होगा तो ये बॉडी स्लाइड करेगा, ये घसटते हुए जाएगा. This is the minimum value of static friction. Okay, this is the minimum value of coefficient of static friction. इतना जमीन पर इतना फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होना ही चाहिए. अगर इससे कमजोर रहेगा तो वो रोल नहीं करेगा, वो स्लाइड करेगा. एंड नीट वालों को ये सब फॉर्मूलाज याद रखना है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेरिवेशन. Are you understanding what's happening? Next, the velocity when it starts rolling. Okay, हमको पता है कि थोड़ी देर नीचे जाते 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 एक पॉइंट ऐसे आएगा where it will acquire V and omega, and at that moment VCM will become equal to R omega. समझ में आ रहा है क्या? तो VCM जब हो जाएगा, जब it falls by height of h will become under root 2gh 1 plus k square by r square. Can I say जब वो हाइट h गिरेगा और उस मोमेंट वो रोल करना शुरू कर देगा तो at that moment what will be the VCM under root 2gh 1 plus k square by r square. You understanding what's happening? अच्छा, can anyone tell me what is the time taken to fall down? यहां से यहां तक गिरने में टाइम कितना लगा? टाइम का फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट 2s by a. s ये है ना, याद है ना, अंडर रूट 2h by g. वैसे ही अंडर रूट 2s by a. सो कैन आई से टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट a. ये सब फॉर्मूलाज हमको याद रखने हैं इन प्योर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन के कंडीशन में. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. 3 इक्वेशंस हमने सॉल्व किए. पहला इक्वेशन वाज f net is ma, second equation tau net is equal to I alpha which is F into R, and third यहाँ पर VCM is R omega नहीं लगाना है. क्या लगाना है बेटा? ACM is R alpha because V at every moment and omega at every moment is changing. तो ACM is R alpha. जब हम लोग 3 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको इतने बहुत सारे इक्वेशंस दिखाई देंगे. अच्छा सर, इतने हार्ड इक्वेशंस हम लोग याद कैसे करेंगे? भाई आपको इक्वेशंस आते ही है. याद है जब हम स्लाइडिंग की बात करते थे लॉज ऑफ मोशन में, याद है ये, जब एक ब्लॉक नीचे घसरते हुए जाएगा तो हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन बेटा? g sin थीटा.
और रोलिंग के बारे में बात करेंगे तो क्या है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यस और नो। अच्छा, व्हाट विल बी द फ्रिक्शन एक्टिंग, mg sin थीटा। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बेटा tan थीटा, याद है, एंगल ऑफ रिपोज। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन इट फॉल्स डाउन विल बिकम अंडर रूट 2gh, यस और नो। एंड टाइम तो हमेशा मालूम है, अंडर रूट 2h बाई जी, एस इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो अंडर रूट 2s बाई a से सॉल्व होगा। तो यहां पर 1 प्लस, ध्यान रखना है, इधर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, इधर 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर है, इधर भी 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर है, इधर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, इधर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट a। तो इसका मतलब यहां पर किसको सबसे कम टाइम लगेगा, कैन आई से टाइम विल बिकम मिनिमम, जिसका एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम। एंड एक्सेलरेशन किसका मैक्सिमम रहेगा, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे छोटा रहेगा। अब आप सोच सकते हो, जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का टेबल दिया था, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे छोटा रहता है सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का कितना होता है बच्चा, 2/5, एंड रिंग का कितना होता है बेटा, 1। तो अगर 4 सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क सबके बीच में रेस लगाया जाए ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर, बिकॉज उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज मिनिमम, सो एक्सेलरेशन विल बिकम मैक्सिमम, सो टाइम विल बिकम मिनिमम। एंड रिंग सबसे देर से पहुंचेगा, बिकॉज रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज मैक्सिमम, सो एक्सेलरेशन विल बिकम मिनिमम, सो टाइम विल आल्सो बिकम मैक्सिमम। तो ये सब चीजें क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं, ओके, प्लीज बी अलर्ट विद दिस थिंग। Example is given on page number 27 of your NEET का sheet, okay? A thin hollow cylinder, hollow cylinder like a ring। बेटा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना है इसका, बेटा 1 है, ओके। कह रहा है पहले स्लाइड हो रहा है विदाउट रोटेटिंग विद वेलोसिटी v, स्लाइड मतलब इट इज ट्रांसलेटिंग, एंड सेकेंड पार्ट में इट इज रोलिंग विद द सेम स्पीड। अच्छा, एक शॉर्टकट मैं आपको देता हूं, बहुत काम लगेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग विल बी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग विल बी 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोटेशन विल बिकम 1 अपॉन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो याद रखना, जब भी रोटेशन की बारी आएगी इट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जब भी रोलिंग की बारी आएगी इट इज 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एंड जब भी ट्रांसलेशन बोलेगा इट इज 1। यस और नो? क्यों सर, ऐसे क्यों, ये कहां से आया? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन मालूम है ना, हाफ m vcm द होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन मालूम है आपको, हाफ i ओमेगा स्क्वायर, which could also be written as half I को लिख सकते हैं m k square, and ओमेगा को लिख सकते हैं vcm by r the whole square। बोलिए, because vcm is r ओमेगा, and kinetic energy ruling जो हमने पढ़ा था was half m vcm the whole square, 1 plus k square by r square। सबको अगर डिवाइड मार देंगे, this is kinetic energy translation, if I divide everything I will get these results। यहां पर आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। हाँ भाई ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? तो कौन से ये कंडीशन में आ जाएगा, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन इज 1, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर व्हिच इज 1, सो कैन आई से इट विल बी हाफ, सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग विल बिकम हाफ। मतलब इसका मतलब अगर एक रिंग है या होलो सिलेंडर है, उसके रोलिंग के 2 भाग है, तो half of the part will be taken by translation and half of the part will be taken by rotation। मतलब indirectly out of 100% 50% will be translation and 50% will be rotation। समझ में आ रही है बात आपको? अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा डिफिकल्ट है बट थोड़ा ध्यान देना। कह रहे हैं
A body of radius r and mass m is horizontally on a rough surface with linear velocity v naught. Mass m. After some time, it starts pure rolling. कुछ समय बाद फ्रिक्शन के कारण, बिकॉज प्योर रोलिंग करने में किसका हाथ रहता है? प्योर रोलिंग का. तो कुछ समय बाद, सपोज आई कॉल दिस एज टाइम 0, कुछ टाइम बाद ये हो जाएगा बेटा v, ये हो जाएगा बेटा ओमेगा, एंड VCM विल बिकम इक्वल टू r ओमेगा. ये कुछ समय बाद हो गया जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है. और ये सब किसने करवाया? ये जमीन पे फ्रिक्शन है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा. इसमें ओमेगा, अच्छा कोई बता सकता है फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में एक्ट करेगा. दिस विल बी फ्रिक्शन. क्यों? क्योंकि इसको ओमेगा देना है ना. तो ओमेगा कैसे होना चाहिए बेटा? ओमेगा ऐसे होना चाहिए. तो ओमेगा के लिए टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन ऐसे ही घुमाएगा ना इसको अभी, क्योंकि इसको ऐसे ओमेगा देना है, तो ऐसे ओमेगा फ्रिक्शन ही देगा. ठीक है. अच्छा इसको सॉल्व कैसे करता है? सपोज आई वांट टू फाइंड द टाइम, कितने समय बाद ये प्योर रोलिंग करना शुरू करेगा. प्योर रोलिंग का कंडीशन बेटा इज v इज इक्वल टू r ओमेगा. ये एंड में बनाना है. दिस इज द फाइनल केस. कैन आई से v फाइनल ओमेगा फाइनल? तो v फाइनल विल बिकम r ओमेगा फाइनल. यस और नो? अच्छा सर, तो ये कंडीशन मुझे बनाना है. Can I get what's happening? Can I say I want to make VF will become R omega F. V को लिख सकते हैं बेटा U plus AT. R ओमेगा फाइनल को लिख सकते हैं ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा T. Do you know this thing? थोड़ा हार्ड वाला सा ना. It will be not asked in the NEET examination, but हम लोग ध्यान दीजिए. अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कितना है बॉडी का? v नॉट है ना. एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास इनटू टाइम. बोलो. एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स. नेट फोर्स कौन सा लग रहा है इधर? फ्रिक्शन पीछे लग रहा है. तो कैन आई से दिस विल बी माइनस r ओमेगा इनिशियल. इसके पास ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा इनिशियल विल बिकम इक्वल टू 0, बिकॉज इसके पास ओमेगा इनिशियल है ही नहीं. अल्फा को लिख सकते हैं बच्चा टाउ बाय आई इनटू टी. अल्फा इज टाउ बाय आई ना. टाउ इज आई अल्फा. अब इधर ध्यान दो. v नॉट फ्रिक्शन म्यू एम जी बाय एम, तो ये हो जाएगा म्यू जी टी. बोलिए. आर टॉर्क इज एफ डॉट आर. टॉर्क इज एफ डॉट आर. एंड आई को लिख सकते हैं एम के स्क्वायर इनटू टी. बोलिए. टॉर्क इज फोर्स इनटू perpendicular distance which is going to produce a torque how this way, and that is positive torque because ओमेगा हमने पॉजिटिव लिया, ऐसे ही लिया, तो ये इसका टॉर्क भी पॉजिटिव ही रहेगा. इसको माइनस मत ले लेना, बिकॉज इस ओमेगा हमने प्लस पकड़ा है, तो इसका टॉर्क भी हमने प्लस पकड़ा, तो टाउ बाय आई विल आल्सो बी प्लस. अच्छा व्हाट इज फ्रिक्शन? म्यू एम जी. सो कैन आई राइट दिस एज v नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर. ये एफ को कैसे लिखेंगे? म्यू एम जी आर स्क्वायर एम के स्क्वायर टी. अच्छा एम उड़ गया यहां से, टी साथ में, तो वी नॉट म्यू जी टी प्लस म्यू जी आर स्क्वायर टी अपॉन के स्क्वायर. अरे व्हाट इज कॉमन सर? म्यू जी टी इज कॉमन, सर टी कॉमन ले सकते हैं. म्यू जी एक काम करते हैं, म्यू जी भी कॉमन ले लेते हैं. म्यू जी 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर. अरे मजा आ गया. देखो अभी इधर टाइम का वैल्यू क्या रहेगा? टाइम विल बिकम इक्वल टू वी नॉट अपॉन म्यू जी 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर. अरे व्हाट इज आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर? इट इज कोएफिशिएंट का उल्टा. के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज द कोएफिशिएंट. मतलब अगर ये डिस्क रहेगा तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है आधा, बट आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर 2 रहेगा. ये सॉलिड स्फीयर रहेगा तो 5/2 लिखना है इसको. सो दिस इज द टाइम आफ्टर विच इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग. बच्चा I hope everyone has understood this thing. Yes or no? Famous question है ये. Okay. I'm going to start with a new concept now of
एंगुलर इम्पल्स इंपॉर्टेंट है, सब लोग इधर ध्यान देना, इसको डिनोट करते हैं ए आई बार से। सबसे पहले हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं लीनियर इम्पल्स के बारे में। लीनियर इम्पल्स जे बार, लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो उसको हम लोग लिख सकते थे एवरेज फोर्स इनटू टाइम डी, याद है ना, फॉर अ शॉर्ट टाइम तो हम लोग dt भी लिख सकते हैं इसको, याद है। अगर फोर्स वेरिएबल था तो हमने क्या लिखा, और थर्ड क्या रहेगा, एरिया अंडर एफ टी कर्व विल बिकम जे। क्लियर है, ये चीज हमने पढ़ी थी, बोलो। अच्छा, इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं, कैन आई राइट दिस एज, दिस इक्वेशन को लेते हैं जे बार विल बिकम एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, याद है ना, ये इनटू टाइम, तो ये dt dt कैंसिल हो जाएगा, सो कि जे बार इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम p फाइनल बार माइनस p इनिशियल बार। बोलिए, अच्छा क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे रीशफल कर सकता हूं, क्या इसे इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस j इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, प्लस माइनस जे मतलब जे उसके डायरेक्शन में भी हो सकता है, जे उल्टे डायरेक्शन में भी हो सकता है, दिस सम्स विल बी डूइंग लेटर इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यस और नो सर। ये जे बार का मतलब क्या हो सकता है, प्लस भी जे हो सकता है या तो माइनस जे भी हो सकता है, तो आई एम नॉट पुटिंग बार, आई एम राइटिंग प्लस माइनस। अगर सेम डायरेक्शन में हुआ पी इनिशियली तो प्लस लिखना, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो माइनस लिखना है, यस और नो सर। अब हम लोग यही चीज पढ़ते हैं, जब बॉडी घूम रही है तो वर्ड आएगा एंगुलर इम्पल्स। तो यहां पर हम लोग एनालॉजी बनाते हैं, कहना इसे एंगुलर इम्पल्स बार, एवरेज फोर्स की जगह आ जाएगा एवरेज टॉर्क dt, और अगर ये वेरिएबल हुआ तो एंगुलर इम्पल्स विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डॉट dt, और इट को एंगुलर इम्पल्स को ऐसे भी लिख सकते थे दैट इट इज एरिया अंडर टाउ टी ग्राफ, सब इंपॉर्टेंट है। कैन आई से एंगुलर इम्पल्स इज टॉर्क, टॉर्क बेटा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे फोर्स वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनटू टाइम। ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो क्या हो गया, एंगुलर इम्पल्स विल बिकम व्हाट, change in angular momentum, that is L final bar minus L initial bar, yes or no? So can I write this as L initial bar plus minus angular impulse is L final bar? बोलो। अच्छा, ये और एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं लोग, सब लोग इसको रिवाइज करके लिखेंगे यहाँ, ओके। इट इज गिवन ऑन DC पांडे पेज नंबर 138, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बीच में जो रोलिंग का कॉन्सेप्ट है आई विल बी डूइंग नेक्स्ट टाइम। अच्छा, इसको और एक फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, कहना इसे एंगुलर इम्पल्स टॉर्क, टॉर्क इज बच्चा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू dt। अरे ऐसा और नो, देखो यार, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो एंगुलर इम्पल्स बार। अच्छा, व्हाट इज f डॉट dt, j बार, f और dt को साथ में मिला लो, तो ये हो जाएगा j बार इनटू r परपेंडिकुलर, यस और नो। तो एंगुलर इम्पल्स का एक फॉर्मूला हो गया j इनटू r परपेंडिकुलर, यस और नो। बट एंगुलर इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो कैन आई से dl बार, दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, को लिख सकते हैं ये, which would also be written as L final bar minus L initial bar is equal to j into r perpendicular। बोलो भाई, yes or no। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, ओके। एंगुलर इम्पल्स इज j into r perpendicular, चाहिए तो एक बार लिख लो, ओके। सो हमको दो चीजें यहां से मिली जो हमने डिस्कस करना है फिर से। What was J? Change in linear momentum. That is P final bar minus P initial bar. Suppose P initial bar 0 है, तो ये हो जाएगा P final bar. What is P final bar? Can I write MV? Is J bar? So what will be V? अच्छा, इसका वेक्टर फॉर्म निकाल देंगे तो J will become equal to MV.
So V will become equal to what बच्चा? J by M. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको न्यूमेरिकल्स में काम लगेगा. ओके इसी के बेसिस पर हमने देखा था एंगुलर इम्पल्स was change in angular momentum. Angular impulse was L final minus L initial. Angular impulse was L final is I omega. L initial suppose मानते हैं 0 हो गया. But angular impulse हमने और एक चीज निकाली थी. It is J into R perpendicular. Is I omega. अभी हमने पढ़ा था. So omega क्या हो जाएगा? J into R perpendicular by I. ये दोनों ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हमको मिले जो हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर काम करेंगे. तो V will become equal to J by M and omega will become equal to J into R perpendicular by I. Please remember this.